वेलकम टू मिशन बीपीएससी। अब हम करने जा रहे हैं कर्नाट वंश। ठीक है, अभी जैसे कि अब मिडिएबल का मैंने पालकालीन बिहार उसका थी ये अपने नोट से प्लस क्वेश्चन वो करवा दिया। अब है कर्नाट वंश। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? मिथिला के कर्नाट वंश। तो इसको पहले उसी तरह मैं करूँगी, नोट से कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से कि क्या नोट्स में नहीं था, क्या कुछ छूट रहा था कि नहीं। ठीक है, तो फिर उसको हम नोट्स में ऐड कर लेंगे। देखिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कर्नाट वंश, ठीक है ना, तो कर्नाट वंश जो है ना वो मिथिला क्षेत्र में है। जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होगा तो वहाँ से कुछ विद्वान जो है ना वो विश्वविद्यालय पे, चूँकि वो आक्रमण करता है नालंदा विश्वविद्यालय को और भी विश्वविद्यालय पे, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ के विद्वान लोग चले जाते हैं मिथिला, बिहार में मिथिला के क्षेत्र में आते हैं। तो नान्यदेव वही राजा रहता है जो इसको फिर वो शरण देते हैं इन लोग विद्वानों को। तो इसीलिए मिथिला का स्वर्णकाल कहा जाएगा और यहीं पे मिथिला भाषा का विकास होगा। अब देखिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान भागकर तीरभुक्ति बताए थे ना, पाल वंश में प्रांत को तीरभुक्ति या तीरभुक्ति मिथिलांचल क्षेत्र को कहा जा रहा है। तीन भुक्ति बताए थे, पहला तीरभुक्ति, दूसरा श्रीनगर भुक्ति, एक पुंड वर्धन भुक्ति। श्रीनगर था मगध क्षेत्र में और पुंडवर्धन था अंग में। अब नान्यदेव जो है पहला इसका संस्थापक है। कर्नाट वंश का जो संस्थापक कौन है? नान्यदेव। नान्यदेव तीरभुक्ति, तिरहुत और कुश नेपाल के क्षेत्र में अपना शासन प्रारंभ किया। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ बनाई। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? ठीक है, ये देखिए नान्यदेव ये अपनी राजधानी बनना। अभी का यदि बात करें तो ये नेपाल, ठीक है ना, उस समय नेपाल भी बिहार का ही पार्ट था, मतलब चूँकि सब तो मिला जुला था तो कुछ एरिया पे इस वंश का नेपाल पे भी चल रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं, तो आज वो उस समय नेपाल में और अभी भी सिमटी है, ये नेपाल में ही है सिमरावगढ़। अगला है कि नान्यदेव का काल मिथिला के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, इसीलिए चूंकि उधर से जब विद्वान आते हैं तो यहाँ पे विद्वान रहते हैं, तो इसलिए स्वर्ण काल। अच्छा, गुप्त काल में भी स्वर्ण काल कहा जाता है। ये नहीं कि सोना का सिक्का, बल्कि बहुत सारे उस समय नवरत्न रहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इसलिए उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसी समय मिथिला भाषा का विकास होता है। तुरंत आक्रमण होने से पहले अव्यवस्था के कारण नान्यदेव ने विद्वानों को अपने क्षेत्र में संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये हो गया नान्यदेव। देखिए, जैसे कि ये मैंने चित्र बनाया है, तो तिरहुत प्लस नेपाल इधर क्या है, तो ये नान्यदेव का गंगदेव जो है बीच वाले क्षेत्र में रहेगा। फिर नरसिंह देव आता है तो ये और शासन करता है इधर बंगाल में है। तो सेन वंश का संस्था, ये सेन वंश चलते रहता है जिसके सामंत सेन है, बल्लाल सेन है, लक्ष्मण सेन। अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा राजा रहता है जो गंगदेव रहता है, तो ये बंगाल को भी जय कर लेता है। गंगदेव जो रहेगा ना वो क्या करेगा? बंगाल को भी जीतता है। ये गंगदेव क्षेत्र है, ये बंगाल को भी मिला लेता है, ये पूरा गंगदेव का क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसीलिए इसको गौड़ ध्वज या बंगाल विजेता कहते हैं। अगला है क्या कि फिर नरसिंह देव आता है, तो वो उसके बारे में बताएंगे। अभी देखिए, तो सबसे पहले जब बख्तियार खिलजी का नालंदा पर आक्रमण होता है तो उस समय रामपाल द्वितीय, ठीक है, पाल वंश का शासक कौन रहता है? रामपाल द्वितीय। और 1202 ईस्वी में फिर बख्तियार खिलजी जब आक्रमण करता है तो उस समय रहता है नरसिंह देव। और जब देखिए नरसिंह देव के पास आता है ना, तो ये बोलता है कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, आप क्या यहाँ से लूट के ले जा सकते हैं। ठीक है, और बोलता है कि जब हम तो जी हजूर आप ही का है ना, तो वो नजराना पेश कर देता है, बोलता है उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता। पहले ऐसे ही युद्ध होता था, यदि आप उसकी बात मान रहे हैं तो आपसे युद्ध नहीं करेगा, नहीं बात मान रहे हैं तो युद्ध होता। अब किसी को लगता है कि नहीं हम उसको हरा देंगे तो उससे भाई युद्ध करने के लिए तैयार होते, लगता है कि नहीं हम जीतेंगे नहीं, बख्तियार खिलजी थे। अच्छा, एक वर्ड होता है नजराना और एक होता है हरजाना। तो जैसे हार के पहले ही जो पेश किया जाता है उसको बोलते हैं नजराना, और हारने के बाद जो दिया जाता है उसको बोलते हैं हरजाना। तो ये बख्तियार खिलजी को क्या करता है और बोलता है कि सर
देखिए मेरे पास क्या होगा, आप क्या करिए बंगाल में जाइए, बंगाल में लखनौती जो है उसके पास बहुत कुछ है। तो फिर यही बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार की ओर ना रोक के, मतलब अपने तरफ ना करके, ये लखनौती की तरफ अपनी बुद्धि से उधर की तरफ उसको मोड़ देता है। अगला है गंगदेव। तो गंगदेव ने, अब देखिए इसी के बारे में लिखे हैं क्या, गंगदेव ने अपने साम्राज्य को तिरहुत से बढ़ाकर पूर्वी बिहार तक विस्तारित किया। ठीक है। और गंगदेव ने सेन वंश के राजा बल्लाल सेन को हराकर बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बंगाल के मजबूत शासक को हराने के उपलक्ष्य में इसे गौर ध्वज की उपाधि दी। ठीक है, ये गंगदेव हो गया। मतलब नान्यदेव पढ़ लिए, तो नान्यदेव क्या है, उसका संस्थापक है, इसके सिमरावगढ़ इसकी राजधानी है। इसके काल में कौन है, मिथिला भाषा का विकास हुआ है, जो विद्वान आए इसलिए इसे स्वर्ण काल कहा जा रहा है। गंगदेव है जो क्या है, बंगाल को भी जीता है इधर। ठीक है। इसके बाद इस बल्लाल सेन को हरा के इसे गौरध्वज की उपाधि धारण की है। मतलब बिहार क्षेत्र में, पूर्वी बिहार क्षेत्र तक इसका विस्तारित है, मतलब तिरहुत से लेके। अगला है नरसिंह देव। तो देखिए नरसिंह देव के समय पहली बार बख्तियार खिलजी कब आया, 1198 में दूसरी बार नरसिंह देव के समय आया। तो इसको अभी पता है ना कि इसको नजराना दे देता है, लखनौती की ओर मोड़ देता है। अब वही बात को हम लिखेंगे। नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी 1202 ईस्वी में तिरहुत पर आक्रमण किया। नरसिंह देव नेपाल और बंगाल के साथ युद्धों से त्रस्त था। ठीक है ना, चूँकि देखिए ये भी चीज़ है ना कि वो नेपाल और बंगाल के साथ युद्ध, जिसके कारण बख्तियार खिलजी का साथ दिया और वह नजराना देकर खुश कर दिया। ठीक है, इसे लड़ना नहीं चाहता था और उसके आक्रमण को लखनौती की ओर मोड़ दिया। अगला देखिए, अगला जो है नरसिंह देव के बाद है क्या, राम सिंह देव। तो ये क्या है, तिब्बत यात्री है। और इसी के समय, बस इसके समय एक चीज़ है, पूछा जाता है कि धर्मा स्वामी तिब्बत यात्री किसके समय आया है, तो राम सिंह देव। ठीक है। तो इसके बाद है राम सिंह देव के समय तिब्बत के यात्री धर्मा स्वामी आए हैं। मिन्हाज सिराज का वर्णन मिलता है, इसी में बिहार का चर्चा है। ठीक है, इसी में मिन्हाज, अभी धर्मा स्वामी आया है तो इसे मिन्हाज सिराज बुक है, नहीं तबकाते नासरी बुक है और उसके लेखक है मिन्हाज सिराज। उसमें बोला जाता है कि जो धर्मा स्वामी है वो राम सिंह देव के समय आया। और तबकाते नासरी बुक में ही ये बोला गया है कि बिहार वर्ड का पहली बार उपयोग हुआ है। तो पूछा जाता है बिहार वर्ड, इवन बिहार वर्ड किसके शासनकाल में, तो ये तुगलक लोग जो है ना वो देते हैं, इसका बिहार करते हैं नाम। ठीक है, चूँकि यहाँ बिहार, तो बिहार को फिर अपभ्रंश भाषा में बिहार बोलने लगते हैं। अगला शासक है हरि सिंह देव। हरि सिंह देव क्या है कि कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। कर्नाट वंश का शासक कौन है, हरि सिंह देव। अंतिम शासक है, देखिए शासक का क्रम क्या है कि पहले है नान्यदेव, उसके बाद है आपका नान्यदेव है, नान्यदेव के बाद गंगदेव, गंगदेव के बाद नरसिंह देव, नरसिंह देव के बाद राम सिंह देव और फिर हरि सिंह देव। ठीक है ना, तो एक बार लिखते हैं इसको। नान्यदेव, पहले है नान्यदेव, दूसरा है गंगदेव, तीसरा है नरसिंह देव, चौथा है राम सिंह देव और पांचवा है हरि सिंह देव। तो देखिए अब हरि सिंह देव जो है वो क्या है कि अंतिम, ये कर्नाट वंश का शासक है। ठीक है ना,
इसमें कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह देव। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र पर जब आक्रमण करता है तो ये क्या चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं, क्योंकि नेपाल में भी तो इसका सिमरावगढ़ नेपाल में ही है। गयासुद्दीन तुगलक के समय तिरहुत क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के काल का हिस्सा बन गया। तो फिर जब गयासुद्दीन तुगलक आता है तो ये क्या बनता है? तिरहुत क्षेत्र दिल्ली का। अब देखिए सेन वंश में हम थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि सेन वंश बंगाल में चल रहा है, लेकिन फिर भी इसका संबंध बिहार से रहेगा सेन वंश से। क्यों? क्योंकि जो गंग देव था ना, वो बल्लाल सेन को हरा के उसके कुछ भाग को मिलाता है, इसलिए हमें सेन वंश पढ़ना जरूरी है। तो सेन वंश क्या है? बंगाल में। पहले इसके संस्थापक सामंत सेन है, दूसरा है बल्लाल सेन और तीसरा है लक्ष्मण सेन। इसमें लक्ष्मण सेन और बल्लाल सेन इंपॉर्टेंट होंगे। पाल वंश के पतन के बाद बिहार में सेन वंश का उदय हुआ। सेन वंश के संस्थापक कौन हैं? सामंत सेन। अब देखिए बल्लाल सेन, वही जो पढ़े हैं उसी को हम लाइन में लिखे हैं। देखिए बल्लाल सेन ने अपने क्षेत्र का विस्तार बंगाल के पूर्वी बिहार के क्षेत्र तक किया और कर्नाट वंश के राजा गंगदेव ने बल्लाल सेन को हराकर बिहार के कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार में किया। ठीक है, बस इतना ही चीज़ है, तो इसीलिए हमको पढ़ना है। लक्ष्मण सेन ये है, जैसे कि गीत गोविंद बुक पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन भी पूछता है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, तो ये इन्हीं के दरबार में थे। और लक्ष्मण सेन सेन वंश का सबसे प्रतापी राजा हैं। और इस समय देखिए बंगाल, असम, उड़ीसा, दक्षिण बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ क्षेत्रों तक इनका शासन था। ठीक है ना, मतलब दक्षिण बिहार नीचे से पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, तो ये सबसे प्रतापी शासक है। ये पूछा जाता है जयदेव जिसने गीत गोविंद की रचना की। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मिथिला के या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय कब हुआ? तो 1097 से 98। ठीक है, तो देखिए जब पाल वंश रामपाल रहता है ना, इसी के समय क्या होता है? कर्नाट वंश का उदय होता है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव लिखा है, नान्यदेव होगा। और इसके राजा का क्रम बताइए। तो नान्यदेव, गंगदेव, नरसिंह देव, रामसी देव और हरि सिंह देव। देखिए नान्यदेव तो याद रहेगा, गंग नरसिंह देव, गंग, हम इसको ऐसे कर गंगा नारायण ऐसे करके याद करें। राम है और फिर विष्णु, तो हरि ऐसे याद रखिए। ठीक है, हमने बस ऐसे ही थोड़ा सा निमोनिक्स टाइप का बना लिया कि नान्यदेव तो याद रहता है, फिर गंगा नारायण, तो गंग और नरसिंह, और उसके बाद राम और हरि। अगला है कि कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़, ये कहाँ है? नेपाल में है, 12 जिला पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव। इसी से में गयासुद्दीन तुगलक जब आता है तो आक्रमण करता है, तो ये नेपाल भाग जाता है और फाइनली कर्नाट वंश क्या हो जाता है? दिल्ली के अधिकार में। तो देखिए अभी यहाँ एक चीज़ है, गयासुद्दीन तुगलक जब आया है ना, तुगलक वंश जब आया है तब वो होता है ये, बाकी इसका हरि सिंह देव ये चलते रहता है। तो यानी कि जब ये पाल वंश है, अभी पढ़े हम लोग कर्नाट वंश बने, तुर्क का आक्रमण, उस समय मिथिला में कर्नाट वंश रहेगा। ये तुगलक वंश के समय ये मिलेगा दिल्ली में। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? तो 1378 में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है। जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था? हमारा कर्नाट वंश के समय। तिब्बती इतिहासकार धर्मास्वामी तिरहुत आया था, पहले ये बताइए किसके समय में आया था? मैंने बताया था तो रामपाल, सॉरी ये क्या नाम था उसका? रामपाल नहीं, रामसिंह देव। तो रामसिंह देव के समय तिरहुत आया था, रामसिंह देव के समय आया था। और फिर कब आया था? तो 1234 ईस्वी में। ये कब आया था? 1234 ईस्वी में।
अगला है बख्तियार खिलजी के समय कर्नाट वंश के बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो देखिए इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी धर्मा स्वामिनी भी और मुल्ला तकिया भी। क्योंकि धर्मा स्वामिनी आया है रामसी देव के समय आया था ना, रामसी देव के समय आया है 1234 में, तो ये भी करेगा। और मुल्ला तकिया आया था, तो दोनों करेगा, ठीक है। यानी विदेशी इसके जो विदेशी यात्री आए हैं उसकी चर्चा है। बोला तुर्क तुगरिल तुगन, तुर्क अभी जब पढ़ेंगे ना तो तुगरिल के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आक्रमण करता है, तो दोनों मुल्ला तकिया बोलता है और धर्मा स्वामी। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो रामसी देव था, ठीक है। तो इस समय कौन शासक है? रामसी देव। ये तो हो गया कर्नाट वंश के। और इसी समय चूंकि धर्मा स्वामी भी आया है तो वो चर्चा भी करता है, और मुल्ला तकिया है। कर्नाटक वंश शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह देव। यह हरि सिंह देव क्या है? महान समाज क्या है? एक महान समाज सुधारक है। पंजी प्रबंध मिथिला के शासन तो हरि सिंह देव के इसी के समय क्या हुआ था? पंजी प्रबंध, ठीक है। पंजी प्रबंध है स्टार्ट। देखिए इसमें 12 क्वेश्चन था और 12 क्वेश्चन हम इसका कंप्लीट कर लिए। तो अब नेक्स्ट करेंगे अगला वीडियो में बिहार में तुर्कों का आगमन, उसमें भी 12 क्वेश्चन है। और इस तरह हमारा तीसरा वीडियो इसका होगा मध्यकालीन बिहार का।